हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रोडक्शन एलोकेशन प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना सीखेंगे। ये बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है, ताकि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में स्टार्टिंग से ही समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए बहुत बेहतर चीज़ है कि पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व फॉर्मुलेट करना सीखें। ये मैंने क्लास में भी करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको जो है दोबारा करवा देता हूँ। लेकिन इस पहले इसका प्रॉब्लम पढ़ के इसका सिनेरियो समझें। इसमें जो है ना, एक कंपनी जो है तीन डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड ऑन थ्री डिफरेंट मशीन्स। ये तीन प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी पी, ये प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3, और तीन डिफरेंट मशीन से प्रोसेस हो रही है, M1, M2 एंड M3। रेस्पेक्टिव टाइम गिवन है इसके अंदर कि प्रोडक्ट 1 जो है मशीन M1 पे कितना टाइम ले रही है, मशीन M2 पे कितना टाइम ले रही है, मशीन M3 पे कितना टाइम ले रही है। इसी तरह प्रोडक्ट 2 जो है M1 पे M2 पे टाइम नहीं ले रही है, M3 पे 5 मिनट ले रही है। और प्रोडक्ट 3 जो है M1 पे 2 मिनट, M2 पे 3 मिनट और M3 पे टाइम नहीं ले रही है। ये सब आपको गिवन है। और ये भी गिवन इंफॉर्मेशन है कि मशीन M1 पर टोटल टाइम कितना अवेलेबल है, 440 मिनट्स पर डे। एक दिन में मशीन M1 को 440 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता। मशीन M2 को 470 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता। मशीन M3 को 430 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता। ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। अब क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, डिटरमिन द डेली नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड करो कि कितने यूनिट मैन्युफैक्चर करने चाहिए हर प्रोडक्ट के। मींस के वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3 शुड बी प्रोड्यूस्ड। द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3 इज दिस। प्रॉफिट्स गिवन है हर प्रोडक्ट पर। It assumed that all the amount produced are consumed the market. I will state it later in this formulation. इसको बाद में समझाता हूँ. Formulate the linear programming model that will maximize the daily profit. हमें linear programming model बनाना है जो maximize करे daily profit को। तो देखें, इसके अंदर सबसे पहला काम जो है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी भी हो सकती है, प्रॉब्लम बहुत छोटी भी हो सकती है। आपका काम पहले क्या है, ये देखना है कि आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। हमें कहा जा रहा है, मतलब हमसे क्या चीज़ पूछी जा रही है, या जो चीज़ हमारे कंट्रोल में वो क्या चीज़ है, वो हमें फाइंड करना होता है सबसे पहले। तो इसमें क्या बोला है, डिटरमिन द डेली नंबर ऑफ यूनिट्स। हमें डेली नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करने हैं ईच प्रोडक्ट के। तो डेली नंबर ऑफ यूनिट्स यानी ये चीज़ अननोन है ना, जो चीज़ अननोन होती है सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे कि मतलब उसके लिए क्या सिंबल डिनोट की जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंबल नोटेशन यूज करेंगे। इसके लिए कौन सी, X1 के लिए। X1 क्या होगा, हर प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन को हमने एक नोटेशन वेरिएबल देना है। तो X1 दे दिया मैंने फॉर प्रोडक्ट 1, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑफ प्रोडक्ट 1। इसी तरह X2 जो हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑफ प्रोडक्ट 2। X3 जो हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑफ प्रोडक्ट 3। तो अब हमने क्या किया, तीनों प्रोडक्ट्स के लिए हमने X1, X2, X3 की नोटेशन यूज कर लिए। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं कि मैं X1, X2 इनका अलग अलग ना लिखूं, बल्कि कंबाइन फॉर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि XI नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट I। ठीक है, और I रन्स फ्रॉम 1, 2, 3। तो ये तीन वेरिएबल हो गए जो अननोन है, जो फाइंड करना है कि कितने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए जाएं। उसके बाद ये कहलाता है फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1। इसको कहते हैं की डिसीजंस, फाइंडिंग द की डिसीजंस। हमें इसमें की डिसीजंस फाइंड कौन से की डिसीजंस के लिए हमने नोटेशन यूज की है कि क्या नोटेशन यूज की जाए। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 जो है, हम इसमें क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा हमारे प्रॉब्लम का। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मींस कंपनी का ऑब्जेक्टिव। कंपनी क्या चाह रही है, कंपनी क्या चाह रही है भाई, कंपनी चाह रही है मैक्सिमाइज द डेली प्रॉफिट। एलपी मॉडल बनाया जाए, इसको क्या करे, उनके डेली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। कंपनी हमारी ये चाह रही है मैक्सिमाइज, इसको वर्डिंग में अगर आसान अल्फाज में लिखूँ मैं, मैक्सिमाइज द टोटल डेली प्रॉफिट। अच्छा, अब ये मैंने वर्डिंग में लिख दिया, लेकिन इसको मैथमेटिक्स में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मैथमेटिकल मॉडल बनाना है ना। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको मैथमेटिक्स में ट्रांसफॉर्म करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ। मैक्सिमाइज, इसको मैं जेड से नोट कर लेता हूँ, ठीक है। और जेड किसके बराबर होगा? टोटल डेली प्रॉफिट, राइट। अच्छा, मैं इस पहली प्रॉब्लम में इसे स्टेप बाय स्टेप इसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। अब टोटल डेली प्रॉफिट है, तो टोटल डेली प्रॉफिट का मतलब ये है कि प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट वन, जेड किसके बराबर होगा? मैक्सिमाइज करना है जेड को, प्रॉफिट ऑन पी वन यानी प्रोडक्ट वन प्लस प्रॉफिट ऑन पी टू प्लस प्रॉफिट ऑन पी थ्री, राइट। ये टोटल प्रॉफिट ऐसे ही निकलेगा ना, कि पी वन पर प्रॉफिट निकालें, फिर पी टू पर प्रॉफिट निकालें, पी थ्री पर प्रॉफिट निकालें, इन तीनों को सम कर लें। और ये क्या चल रहा है? मैक्सिमाइज जेड। अब प्रॉफिट ऑन पी वन, पी वन पे कितना प्रॉफिट है? पी वन पे प्रॉफिट दिया हुआ है 4 रुपीज, लेकिन ये 4 रुपीज पर यूनिट का प्रॉफिट है। कितने यूनिट हम परचेस करने वाले, पी वन के प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो कितने यूनिट प्रोड्यूस करने वाले हैं बेटा हम लोग? एक्स वन। एक्स वन क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वन। तो 4 यूनिट, हर यूनिट पर प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा पी वन का? 4x1। ठीक है, 4 क्या था? पर यूनिट प्रॉफिट था, और कितने यूनिट हम प्रोड्यूस करने वाले हैं? x1 करने वाले हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल प्रॉफिट ऑन P1 आ जाएगा। अब टोटल प्रॉफिट ऑन P2 निकालना है, कितना बनेगा बेटा? 3x2। और ये क्या बन जाएगा आपके पास? 6x3। तो ये आपके पास अब ये मैथमेटिक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया है। बस में एक चीज ये लगी, मैक्सिमाइज की टर्म लगी हुई है, लेकिन इसको हम हैंडल कर लेंगे बाद में, क्योंकि ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो उससे मैक्सिमाइज को हैंडल करना हमारे लिए बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन बाकी चीज को हमने पूरा मैथमेटिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। मैथमेटिकल मॉडल का पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन चुका है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2, सॉरी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स पे, कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस जो है इस प्रॉब्लम में वो क्या क्या है? तो रिस्ट्रिक्शन साफ नजर आ रही है हमें इस प्रॉब्लम को, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि मशीन कैपेसिटी, मशीन M1 की कैपेसिटी कितनी है? 440 मिनट्स है। मशीन M2 की कैपेसिटी 470 मिनट, एंड M3 की कैपेसिटी 430 मिनट, यानी मशीन M1 को 440 मिनट से ज़्यादा यूज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला आपके पास कंस्ट्रेंट क्या बन जाएगा? कि टाइम कंज्यूम्ड ऑन M1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 440। मीन्स मशीन M1 पे 440 मिनट से ज़्यादा यूज नहीं कर सकता टाइम। ये बनेगा ना पहला कंस्ट्रेंट। ऐसा, अब ये पहला कंस्ट्रेंट को हमने इसको वर्बली तो लिख लिया, लेकिन अब मैं इसको मैथमेटिक्स में ट्रांसफॉर्म करूंगा आहिस्ता आहिस्ता। तो टाइम कंज्यूम्ड ऑन M1, तो इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। टाइम कंज्यूम्ड बाई, अच्छा 3 पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो बाई P2 ऑन M1। इससे पहले एक और भी चीज आएगी आपके पास, टाइम कंज्यूम्ड बाई P1 ऑन M1। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास टाइम कंज्यूम्ड बाई P3 ऑन M1। एंड इन सब का सम कितना होना चाहिए? 440 से कम होना चाहिए। मतलब M1 पे टाइम जो कंज्यूम हो रहा है, M1 पे कितनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं? M1 पे जो है 3 प्रोडक्ट प्रोसेस हो रही है, P1 भी हो रही है, P2 भी हो रही है, P3 भी हो रही है। तो इन सब का टोटल प्रोसेसिंग टाइम का सम जो है मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 440। तो बेटा यही चीज तो लिखी है मैंने, टाइम कंज्यूम्ड बाय P1 ऑन M1 प्लस टाइम कंज्यूम्ड बाय P2 ऑन M1 टाइम कंज्यूम्ड बाय P3 ऑन M1। नाउ अब
इस चीज को अगर मैं मैथमेटिक्स में ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ तो ये क्या बनेगा? P1 का टाइम जो M1 पे कंज्यूम हो रहा है वो कितना हो रहा है? यहाँ लिखा हुआ है 2, लेकिन ये P1 यानी प्रोडक्ट वन का एक यूनिट जो है ना M1 पे 2 मिनट कंज्यूम कर रहा है। तो हमें कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं P1 के? X1 यूनिट। तो जब X1 यूनिट कंज्यूम प्रोड्यूस करेंगे तो टोटल टाइम कितना कंज्यूम हो जाएगा? 2x1। एक यूनिट 2 मिनट ले रहा है तो आपके पास टोटल टाइम जाएगा 2x1। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपके पास? 3x1, 3x2। ये P2 की टाइम कंज्यूम कर रही है। कितने यूनिट होंगे P2 के? X2 यूनिट है और हर यूनिट जो 3 3 मिनट ले रहा है, टोटल टाइम कितना जाएगा? 3x2 प्लस P3 कितना टाइम ले रहा है? 2x3 इज लेस देन इक्वल टू 440। तो ये पहला आपके पास कंस्ट्रेंट बन गया जो पहली मशीन की रिस्ट्रिक्शन की वजह से लगा है। यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी 440 मिनट्स की, उसको हमने क्या किया? मैथमेटिक्स लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म किया है। तो इन द सेम वे सेकेंड का भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्या हो जाएगा? 4x1 प्लस 0x2 प्लस 3x3। तो सेकंड कंस्टेंट क्या हो जाएगा आपके पास? अगर मैं लिखूं इसे 4x1, अच्छा सेकंड कंस्टेंट को वर्बल में लिखेंगे पहले हम तो यूं लिख सकते हैं। ये लिखना जरूरी नहीं होता वर्बली फॉर्म में, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। 470 मिनट है और इसको जो है टाइम कंज्यूम, इसको ब्रेक कर लेते हैं। 4x1 प्लस 0x2, 4x1 प्लस 0x2 प्लस 3x3 इज लेस देन इक्वल टू 470। ये सेकंड कंस्टेंट आ गया। ये आपके पास फर्स्ट कंस्टेंट था, ये सेकंड कंस्टेंट। और उसके बाद थर्ड कंस्टेंट क्या बनेगा? 2x1 प्लस 5x2। मैं डायरेक्टली लेता हूँ। 2x1 प्लस 5x2 प्लस 0x3 इज लेस देन इक्वल टू 430। 0x3 इज लेस देन इक्वल टू 430। ये थर्ड कंस्टेंट आ गया, राइट। तो हमने प्रॉब्लम के 3 कंस्टेंट बन गए, देखो बेटा, इस प्रॉब्लम के अंदर। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया हमने। तो अब हाँ, और इसको हम फाइनल मॉडल लिख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज भी है कि इसमें प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो प्रोडक्शन जो वेरिएबल आपके पास x1 x2 x3, अगर इन वेरिएबल्स की बात करें तो क्या ये नेगेटिव हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। x1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि अगर इनकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, आप इसको सॉल्व करो उस प्रॉब्लम को और नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हमारे लिए बेकार होगी, यूजलेस होगी। इसलिए हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमने इसमें कंडीशन लगा दी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहलाता है। ये नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन कहलाती है, जो अक्सर प्रॉब्लम में होती हैं। किसी किसी वेरिएबल पे नहीं होती। जब वो नहीं होगी तो फिर हम वहाँ देख लेंगे, वेरिएबल को नेगेटिव अलाउ करवा देंगे। लेकिन जनरली आपके जितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव होते हैं, राइट। तो अब इसको मॉडल को हम समराइज करके लिखना होता है, फाइनल मॉडल करके। देयर फॉर द फाइनल मॉडल इज, या एलपी मॉडल भी कह सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इज मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 4x1 प्लस 3x2 प्लस 6x3 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट लिख लेते हैं इसके अंदर। क्या है? 2x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इस लेस देन इक्वल्स टू 440। फिर आगे आ रहा है 4x1 प्लस 3x3 इस लेस देन इक्वल्स टू 470। और उसके बाद आगे क्या है? 2x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 430 एंड x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मैं रिमूव कर दूं, पहला का काम हुआ था ये। तो ये फाइनल मॉडल बन गया बेटा। तो इसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्टिमल वैल्यूज मिल जाएंगी। अब जाहिर सी बात, इसमें 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, देखिए x1 x2 x3।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड से तो नहीं कर सकते, इसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना होगा। तो अभी इस प्रॉब्लम में देखें लिखा हुआ है कि जस्ट फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। इसमें सॉल्व करने का जिक्र नहीं हुआ है, तो सॉल्व करने की ऐसा इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं आप, तो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं इसे। लेकिन फिलहाल जो है मैं सॉफ्टवेयर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल का। अभी फिलहाल तो हम मॉडलिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सिर्फ मॉडल फॉर्मुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये मॉडलिंग का लिखा हुआ है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।